नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चीन संग सीमा पर तनातनी के बीच भारत ने टिकटॉक और हेलो समेत 59 चीनी ऐप्स ब्लॉक कर दी थी। मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया था जिसके बाद इन 59 चीनी ऐप्स को ऐसी गतिविधियों में पाया गया था लिप्त कि जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे। ऐसे में इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया और जिसके बाद चीन बौखला गया और आनन फानन में भारत के बहुत से ऑनलाइन अखबारों और मीडिया संस्थानों की वेबसाइट्स को ही चाइना में ब्लॉक करवा दिया गया। मगर इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है? चीन में वैसे भी केवल चीनी मीडिया को ही दिखाया जाता है जिस पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार का दबदबा है। मगर भारत ने इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर एक और कारनामा कर दिखाया है, जिसके बाद चीन बिल्कुल इसी तरह से तिलमिला रहा है जैसे उसके पूंछ में आग लगा दी गई हो। खैर, 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के बाद भारत सरकार ने चीन के खिलाफ एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में कहा कि भारत चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा। ऐसे में कोई भी चीन की कंपनी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए आवेदन ही नहीं कर सकती। अब आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है कि जब चीनी कंपनी किसी भी हाईवे के प्रोजेक्ट में आवेदन ही नहीं कर पाएगी तो कोई प्रोजेक्ट चीन के पास जाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत की L&T, टाटा और इस तरह की जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज हैं उनके पास ही ये प्रोजेक्ट रह जाएंगे, जिससे मेड इन इंडिया और इंडिया के ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा होगा। खैर, अभी मिल रही एक रिपोर्ट के अनुसार BSNL और MTNL ने भी अपनी जो 5G और 4G अपग्रेड के लिए चीनी सामान का बहिष्कार करने वाले फैसला लिया था, उसको भी सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई। अब इसके बाद आगे आने वाले समय में सरकार और भी बड़े फैसले ले सकती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो अभी आने बाकी हैं। इनमें से कुछ एक हैं, जैसे चीन से आयात होने वाले माल पर टैक्स को बढ़ाकर लगभग 31% से भी ज़्यादा किया जाना, जिससे कि चीन का माल भारत में बेहद ही महंगा हो जाएगा। साथ ही साथ ताइवान के माल पर टैक्स को बेहद ही कम कर दिया जाना, जिससे कि ताइवान का माल सस्ता हो जाएगा और भारत में जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी और जो प्राइस है वो घट जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो समझिए अब तक भारत जो एक तरफा वार कर रहा था चीन के ऊपर, वो 2 तरफा बन जाएगा, जिसमें एक तरफ चीन की कमर जो है वो आर्थिक तौर पर तोड़ी जा रही होगी तो दूसरी तरफ ताइवान को आर्थिक तौर पर और भी ज़्यादा मजबूत किया जा रहा होगा, जिसके बहुत सारे संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। ये संकेत क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, मगर मेरा आपसे यहाँ पर अनुरोध है कि आप यहाँ कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें मोदी है तो मुमकिन है। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दरअसल साल 2020 में जनवरी माह में दूरदर्शन ने ताइवान राष्ट्रपति त्साई इंग वेन पर अपना एक स्पेशल शो ऑन एयर किया था। इस शो में उनसे जुड़ी कई बातें बताई गई थी। इसी शो में यह भी बताया गया था कि त्साई ने चीन के एक देश 2 सिस्टम मॉडल को खारिज कर दिया और अपनी जीत के बाद भाषण देते हुए अपने विरोध को दोहराया भी था। 13 जनवरी को हुए इस प्रोग्राम में दूरदर्शन ने ताइवान के प्रतिनिधि तीन चुंग क्वांग को भी भारत आमंत्रित किया था, जिन्होंने ताइवान की स्वतंत्रता पर बात की और चीन के एक देश 2 सिस्टम वाले मॉडल को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि चीन का सुझाया हुआ यह मॉडल कभी भी ताइवान के लोग नहीं स्वीकार करेंगे। अब इसी बात से नाराज भारत में मौजूद चीनी एम्बेसी ने दूरदर्शन को पत्र लिखा और प्रोग्राम प्रसारण पर अपना असंतोष जताया। सूत्रों के मुताबिक भारत के चीनी एम्बेसी ने 16 जनवरी 2020 को अपने एक ईमेल में दावा किया कि ताइवान की स्वतंत्रता को मंच प्रदान करने दूरदर्शन के इस प्रोग्राम को गलत ठहराया और दूरदर्शन ने वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन किया है ऐसा करके। ये चीन के जो एम्बेसी है उसका कहना था। इस दौरान चीनी दूतावास ने दावा किया कि दुनिया में केवल एक चीन है और चीन की मुख्य भूमि और ताइवान दोनों ही चीन से संबंधित हैं। लेकिन चीनी दूतावास के असंतुष्ट होते हुए भी दूरदर्शन ने ताइवान पर अपना प्रसारण जारी रखा। फरवरी में दूरदर्शन ने चीन की आपत्ति जानने के बाद भी ताइवान के खास त्यौहार पर अपना प्रोग्राम किया और फिर मार्च के बाद तिब्बत पर भी अपना एक विशेष कार्यक्रम चला दिया। यानी कि इसे कहते हैं कि पहले तो जख्म देना, उसके बाद जख्म देने के बाद उसके ऊपर नमक रगड़ना, ऊपर से नींबू भी निचोड़ देना। अपने तिब्बत वाले शो में दूरदर्शन ने भारत में निर्वासित तिब्बतियों पर कार्यक्रम किया। इस शो में उन्होंने भारत में तिब्बतियों का जीवन और अन्य राजनीतिक निहितार्थ भी बताए।
गौरतलब है कि ताइवान पर कवरेज से बौखलाया चीन तिब्बत पर कुछ नहीं बोल पाया। ये दोनों ही वह क्षेत्र हैं जिन पर चीन अपना दावा करता है, लेकिन तिब्बत के लोग और ताइवान के लोग उसे ऐसा करने से सीधे सीधे अस्वीकार करते हैं। बता दें कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने ताइवान पर नियंत्रण कर लिया था। हालांकि ताइवान के इस दौरान चीनी नियमों को मानने से इनकार कर दिए जाने की बातें आई थीं, लेकिन फिर भी चीन ने ताइवान पर अपना नियंत्रण जारी रखा। इसी प्रकार तिब्बत की बात करें तो चीन इसके पश्चिमी और मध्य भाग को नियंत्रित करता है, लेकिन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब ये जानिए कि कौन कौन से देश हैं जिनके ऊपर चीन ये दावे करता है, और उसके बाद ये देश जो है चीन को सबक सिखाने के लिए आतुर बैठे हैं। इनमें से सबसे पहला नाम तो नेपाल का ही है। इसमें नेपाल जो है उसके साथ चीन का एक विवाद चल रहा है। हालांकि नेपाल आजकल चीन की ही भाषा बोल रहा है, लेकिन बहुत लंबे समय से नेपाल का चीन से भी विवाद चल रहा है, जिसमें चीन ने नेपाल के भी कई इलाकों पर कब्जा जमाया हुआ है। इस संबंध में नेपाली कांग्रेस के सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव भी रखा है, जिसमें ओली सरकार से मांग की गई थी कि चीन द्वारा कब्जाए क्षेत्रों को मुक्त कराया जाए। नेपाली सांसदों का आरोप है कि चीन द्वारा नेपाल के दोलखा, हुमला, सिंधु पलचौक और सुंख व सभा, गोरखा और रसुवा जिले में 64 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया है चीन ने। और आपको मैंने खबर ही बताई थी कैसे उसने रुई गांव के कई सारे घरों के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। आपको ये सब खबरें मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा चीन ने भूटान के भी इलाके पर कब्जा किया है। जुलाई 2017 में भूटान ने सीमा पर चीनी अतिक्रमण का विरोध किया था। भूटान की तरफ से कहा गया था कि चीन को सीमा विवाद से के निपटारे के लिए उस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जिस पर सहमति बनी है। हाल ही में चीन ने भूटान के सक्तेंग वनजीव अभ्यारण्य की जमीन को भी विवादित करार दिया है। चीन का ताइवान, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और जापान के साथ भी समुद्री विवाद चल रहा है। यहाँ मौजूद प्राकृतिक संसाधनों पर चीन की नज़र है, इसलिए वह सागर में स्थित द्वीपों को अपना बताता रहा है। पूर्वी चीन सागर विवाद भी आपको बता देता हूँ। चीन का उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ और पूर्वी चीन सागर को लेकर विशेष आर्थिक क्षेत्र विवाद है। चीन पैरासेल द्वीप समूह सहित लगभग समूचे इस दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। वहीं वियतनाम जैसे अन्य पक्ष भी इन द्वीपों पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं। चीन ने वुडी आइलैंड पर अपना सैन्य अड्डा बनाया हुआ है। इसके अलावा चीन का जापान से भी विवाद चल रहा है। यह विवाद पूर्वी चीन सागर में आने वाले सेनकाकुश द्वीपों की श्रृंखला को लेकर है। वैसे तो ये द्वीप जो है 1890 के बाद से जापान के नियंत्रण में रहे, लेकिन यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों ने चीन को आकर्षित किया है और वह इन पर अपना कब्जा चाहता है। चीन पूरे ताइवान पर भी अपना अधिकार जताता है, लेकिन विवाद मुख्य रूप से मैकड्रेसफील्ड बैंक, पैरासेल आइलैंड्स, स्कारबोरो शोएल, दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों और स्प्रेटली द्वीप समूह पर है। पैरासेल द्वीप समूह, जिसे वियतनामी में शीशा द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, और दक्षिण चीन सागर में द्वीपों का एक समूह है जिस पर चीन, ताइवान, वियतनाम और म्यांमार दावा जताते आए हैं। दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच विवाद है और फिलीपींस इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी ले गया है इस विवाद को, जहां फैसला उसके पक्ष में आया, लेकिन चीन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वहीं बेगडू पर्वत और जियांडाओ चीन और उत्तर कोरिया के बीच विवाद की जड़ है। चीन ने ऐतिहासिक आधार पर पूरे उत्तर कोरिया पर भी अपना अधिकार जताया है। इसी तरह कई समझौतों पर हस्ताक्षर के बावजूद चीन ने रूस के भी लगभग 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर एक तरफा दावा किया हुआ है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों पर चीन का सिंगापुर के साथ भी विवाद है। दक्षिण कोरिया, लाओस, ताजिकिस्तान, कंबोडिया और मंगोलिया भी चीन के साथ विवाद का सामना कर रहे हैं। तिब्बत 1913 और 1950 के दौरान एक स्वतंत्र देश था, लेकिन अब यहाँ चीन का कब्जा है। चीनी सेना ने तिब्बत की पूर्वी सीमाओं पर आक्रमण किया और 1950 में उस पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान, जिसको अब शिनजियांग प्रांत कहते हैं, उसका भी लगभग 16.6 लाख वर्ग किलोमीटर, इनर मंगोलिया के लगभग 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर, ताइवान के लगभग 36,197 वर्ग किलोमीटर, हांगकांग के लगभग 1,106.66 वर्ग किलोमीटर और मकाऊ के 32.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। यानी ये एक नंबर का भूमाफिया देश माना जाता है, जो आए दिन किसी ना किसी देश के इलाकों पर कब्जा करते रहना चाहता है।
और इसकी जो ये भूख है ये कभी भी शांत नहीं हो रही है। लेकिन अब भारत के सामने भिड़कर इसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इसको ये समझना चाहिए था कि इस समय जो देश में सरकार है भारत में, वो सबसे सख्त और सबसे अच्छी राष्ट्रवादी सरकार है, जो भारत की 1 इंच ज़मीन तो छोड़िए, 1 कण ज़मीन भी चीन के हाथों जाने देना नहीं चाहती। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर